नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। बिहार में चुनाव है। चुनाव में वोट के लिए नेताओं में तनाव है और उस तनाव के बीच कश्मीर के आतंकवादियों के सवाल ने दस्तक दे दी है। बिहार चुनाव में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जब जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकवादियों को बिहार में पनाह मिल जाएगी। लोगों को काम करने का अवसर मिले। न जात न धर्म, हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। चर्चा सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्रों पर होनी चाहिए। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां शोर में बदल चुकी हैं, लेकिन इस शोर में पीछे छूट रहे हैं असल और अहम मुद्दे। कोरोना से त्राहिमाम करता बिहार पीछे छूट गया है। लॉकडाउन में विस्थापन का दर्द झेलता बिहार पीछे छूट गया। बेरोजगारी का दर्द दिल में दबाया बिहार पीछे छूट गया है। बाढ़ की शाश्वत मार झेलने वाला बिहार पीछे छूट गया है। और जब चुनाव के चूल्हे पर वोट की रोटियां पकाने की घड़ी आई तो उस चूल्हे में झोंकी जा रही है आतंकवाद की आग। यकीन ना हो तो बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुन लीजिए। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार में घर से पनाह मिलेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। चुनाव बिहार में हो रहा है और बिहार ऐसे ही तमाम सवालों से जूझ रहा है जो आम लोगों की जिंदगी पर सीधे दस्तक देते हैं। लेकिन वोट का सवाल आया तो विरोधियों पर चोट करने के लिए जरूरी पड़ी कश्मीर में फैले आतंकवाद के हथियार की। इसीलिए बिहार बीजेपी वाले नित्यानंद राय ने 1300 किलोमीटर दूर कश्मीर को चुनाव में खींच लिया। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार में घर से पनाह मिलेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता के लोगों। नित्यानंद राय से बेहतर कौन जानता होगा कि कश्मीर में आतंक की नागफनी कैसे फैली हुई है। आखिर गृह मंत्रालय में नंबर 2 हैं, लेकिन वोट का सवाल ऐसा है कि जिस वैशाली से हिंदुस्तान में लोकतंत्र का पहला चिराग जला था, उसी वैशाली के मनहार सीट पर जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे तो वोटरों को डराना पड़ गया। आरजेडी का नाम लेकर कि वो जीते तो कश्मीर वाले आतंकवादी बिहार में पनाह लेने आ जाएंगे। जबकि माननीय गृह राज्य मंत्री जी जिस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने गए थे वो अपनी गलतियों के लिए जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। हम आपसे फिर मैं आपसे जो अधूरा काम है जो महानार में छूट गया है उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर हमको मौका दीजिए। जो हुआ होगा, जो त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पुनः एक बार आशीर्वाद का मैं प्रार्थी हूँ, एक बार आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। हम आपको आगे बताएंगे कि बीजेपी नेता नित्यानंद राय के आतंकवादी वाले बयान के पीछे कौन सी राजनीतिक चाल है, लेकिन उससे पहले उनके बयान पर मचे घमासान में लेकर चलते हैं। आज राघोपुर सीट से आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने पर्चा भरा। तेजस्वी की अगुवाई में ही आरजेडी सत्ता में आने की जद्दोजहद कर रही है। इसीलिए बीजेपी के करारे हमले पर बेहद तंज भरा हमला बोला। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना जात ना धर्म, हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। बिहार में चुनाव बा और चुनाव में कश्मीर के आतंकवादी के लेके सवाल बा। काहे से चुनाव में वोट के ध्रुवीकरण करे के विचार बा, लेकिन इन सब के बीच कहीं विकास का मुद्दा पीछे ना छूट जाए। चुनाव के महाभारत में अक्सर मर्यादाएं टूटती हैं। अभी तो बिहार चुनाव ने अंगड़ाई ली है और इस अंगड़ाई में ही कश्मीर के आतंकवादियों की सियासी एंट्री करा दी गई।
अब सोचिए कि जब चुनाव शबाब पर पहुंचेगा तब क्या क्या आलम हो सकते हैं। तो सांस थाम कर देखते रहिए, क्योंकि ये चुनाव उस बिहार का है जिसके वैशाली से लोकतंत्र का बयार पूरे हिंदुस्तान में चला था। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। चुनाव बिहार में हो रहा है। बिहार ऐसी तमाम समस्याओं से जूझ रहा है जिन पर दस्तक देने की जरूरत है। लेकिन बात कश्मीर के आतंकवादियों तक चले गई। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण की एक चाल है या कुछ और? जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में महागठबंधन की जीत को कश्मीर के आतंकवाद से जोड़ा, तो 5 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में ही एक विवादित बयान दिया था। 29 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि अगर बिहार में महागठबंधन जीता तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान में पटाखे चले? अमित शाह से नित्यानंद राय तक के बयान के बीच सवाल है कि चुनावी घमासान के दरमियान इसका मकसद क्या है। इसको समझने के लिए पहले बिहार में वोट का समीकरण समझ। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में मुसलमानों के वोट करीब 17% हैं, वहीं हिंदुओं में यादवों के वोट करीब 15% हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा एक जाति का वोट है। इनका दबदबा मधेपुरा, सारण, पटना, भागलपुर, गया, जहानाबाद, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, सिवान, खगड़िया और जमुई में है। इनके अलावा कोयरी और कुर्मी वोट करीब 11% हैं। इनका दबदबा नालंदा, उजियारपुर और काराकाट में है। दलितों की आबादी करीब 16% है। इनका ज्यादा असर गया, जमुई, सासाराम, समस्तीपुर, गोपालगंज और हाजीपुर में है। जबकि सवर्णों में सबसे ज्यादा वोट राजपूतों का है, जो 5% है, और जिनका असर आरा, सारण, महाराजगंज, औरंगाबाद, वैशाली और बक्सर में है। ब्राह्मणों के वोट भी करीब 5% हैं, जिनका असर गोपालगंज, बक्सर, आरा, कैमूर, दरभंगा और मधुबनी में है। भूमिहारों के वोट 4% हैं, जिनका प्रभाव नवादा, बेगूसराय और मुंगेर में है। इनमें से यादव और मुसलमानों को परंपरागत रूप से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का वोटर माना जाता है, यानी करीब 30% वोट। आरजेडी को लगता है कि कश्मीरी आतंकवादियों का शिगुफा छोड़कर गृह राज्य मंत्री वोटों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप तो आतंकवाद को 1 साल पहले खत्म कर चुके थे, किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, ये बिहार का चुनाव है, हर बिहारी आहत महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। आपने बहुत बड़ी तोहमत लगा दी है बिहारियों पर, बिहारियों के मानस पटल पर। प्रधानमंत्री जी, ऐसे व्यक्ति का आपके मंत्रिमंडल में बने रहना शक पैदा करता है कि क्या ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स हो रही है। पिछली बार भी गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान में पटाखा वाला बयान दिया था। उसके बाद आरजेडी और जेडीयू ने ध्रुवीकरण वाला ही आरोप मढ़ा था। हालांकि शाह का वो बयान उनको बिहार का शहंशाह नहीं बना पाया। उस चुनाव में बीजेपी को वोट तो 24.42% मिले थे, लेकिन सीटें मिली थी 53। वहीं आरजेडी को वोट मिले 18.35%, लेकिन सीटें मिली 80। वहीं नीतीश की पार्टी को वोट मिले 16.83% और सीटें मिली 71। तब लालू और नीतीश एक साथ थे, जिन्होंने अमित शाह के दांव की हवा निकाल दी। बिहार में आकर के बिहारियों को दोगला कहना, खून में खराबी कहना और हमारे रिजर्वेशन को, पिछड़े दलित कमेड़ा वर्ग के रिजर्वेशन को, ये बिल्कुल इन लोगों के मन के अंदर जो बात थी खुल गया, निकल गया है। तो खबरदार इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया तो। भाजपा जो एक जहर के समान है, उसके लिपटे रहने के बावजूद मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सांप्रदायिक एजेंडा वो नहीं चला सके बिहार में, तो लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जब भाजपा, जिसका विचार जहरीला है, वो अपना सांप्रदायिक एजेंडा बिहार में नहीं चला सकी, तो अब उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी।
तब एनडीए की जीत को अभिशाप बताने वाले नीतीश कुमार 1.5 साल में भी बीजेपी के साथ आ गए। अब नित्यानंद राय के बयान पर लीपापोती है, लेकिन सवाल है कि क्या नित्यानंद राय ने वोटों के ध्रुवीकरण का ये दांव खेला है, तो क्या ये कामयाब होगा? अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को उसका भरपूर फायदा हो सकता है। अगर आरजेडी का MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण बिगड़ा तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। नित्यानंद राय बिहार में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, ऐसे में उनकी सियासी जमीन और भी मजबूत हो सकती है। अगर मुस्लिम वोट आरजेडी गठबंधन और ओवैसी की पार्टी में बंटता है तो भी राय इसमें अपनी पार्टी के लिए फायदा देख सकते हैं। वैसे बिहार में पिछले चुनाव में भी ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो एक गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आरजेडी को लगता है कि उसके परंपरागत वोट भटकेंगे नहीं। पहले चरण का चुनाव बस 14 दिनों की दूरी पर है। कश्मीर के आतंकवाद की एंट्री हो गई और इस एंट्री के साथ और भी विवादित बयानों की आहट सुनाई देने लगी है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी बिहार के लोगों को ये बताकर सत्ता में आए थे कि वो लालू यादव के जंगल राज का खात्मा कर रहे हैं। 15 साल बाद भी जंगल राज की दुहाई दी जाती है, लेकिन वो लालू इस चुनाव में नहीं हैं। पिछले 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार विधानसभा का चुनाव लालू के बगैर लड़ा जा रहा हो। पूरा मजबूती के साथ खड़ा बा और लोग पूछा था कि भाई आप और नीतीश जी काहे इकट्ठा हुए हैं। लालू की हर चुनावी जंग का एक बड़ा हथियार उनका माई समीकरण रहा है, यानी मुस्लिम और यादव। दूसरा बड़ा हथियार धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा रहा है। भारत का बिल्कुल बच चुकल बा, नीतीश हमें इकट्ठा मानी जा। पूरा बिहार में 95 जैसे तूफान बा, धान करो चितावा में मोदी गए। लालू और उनकी पार्टी आरजेडी जिसे धर्मनिरपेक्षता कहती है, उसको बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण बताती है, और उसका ही विस्तार वो भड़काऊ बयान है जो बिहार के असल मुद्दे से भटककर कश्मीर और उससे भी आगे पाकिस्तान तक चला जाता है। भारत में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, कुछ लोग आतंकवाद परस्त हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। बिहार के इस चुनाव में जाति का जोड़ तोड़ है, धर्म के नाम पर वोट का मर्म है, हिंदू मुसलमान पर घमासान है, राजनीतिक पार्टियों से दांव पेच हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ नहीं है तो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी। पिछले 30 साल में बिहार में ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें लालू नहीं है, उनका अंदाज नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी और उनके परिवार को पता है कि लालू होने का मतलब क्या है। इसीलिए उनकी पत्नी राबड़ी देवी लालू की तस्वीर लेकर चुनाव प्रचार में उतरी हैं। लालू जी को मिस कर रहे हैं। लालू जी को मिस कर रही मैडम। बिहार के जनता मिस कर रहा है, लेकिन जो बात है बिहार के जनता पार्टी सब मिस कर रहा है। लालू की गैर मौजूदगी का कितना फायदा और घाटा आरजेडी और महागठबंधन को होगा, ये चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन लालू के नहीं होने से आरजेडी के चुनावी गणित और मनोबल पर असर पड़ सकता है। 2005 में लालू की लालटेन की लौ मध्यम पड़ने लगी और 2010 में नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी की विजेता वाली चकाचौंध में लालू की लालटेन बुझने लगी थी। लेकिन 2015 में नीतीश से गठबंधन करके और नीतीश को नेता बनाकर लालू ने वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी काम नहीं कर पाया। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली
सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1990 के बाद से बिहार के चुनाव लालू के प्रभामंडल और धमक के इर्द गिर्द घूमते रहे। पहली बार पिछली विधानसभा चुनाव में आरजेडी लालू के बगैर मैदान में उतरी, क्योंकि चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू पिछले 3 साल से जेल में है। तब ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी लहर में आरजेडी उस चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। लालू इस बार भी नहीं है, तो उनका आशीर्वाद और नीतीश सरकार पर उठते सवाल ही उनके संबल हैं। जो आज हम लोग कमिट कर रहे हैं कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे पहले कैबिनेट में, तो वो करके रहेंगे। जिनको हास्यास्पद लगता है, उनको हंसी आती है बेरोजगारी पे बात करने पे, गरीबी पे बात करने पे, भुखमरी पे बात करने पे, पलायन पे बात करने पे, इसलिए जो बार बार 4 साल में 4 सरकार जिसने देने का काम किया, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है। ये चुनाव लालू के बगैर हो रहा है, लेकिन ये चुनाव सबसे ज्यादा तेजस्वी के लिए चुनौती है कि क्या अपने जनाधिकार वाले पिता की गैर मौजूदगी में वो आरजेडी की लालटेन की रोशनी तेज कर सकते हैं। पटना में रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय की गुहार है, सोशल इंजीनियरिंग की पुकार है, बिहार के चुनाव में धर्म का सवाल है, और इन सब के बीच अब कश्मीर वाले आतंकवादियों पर मचा बवाल है। लेकिन बिहार की राजनीति की एक बहुत बड़ी धुरी जाति की राजनीति है, जो पहले दिन से ही चली आ रही है। बनाने का काम करेंगे। ये बिहार की तस्वीर है, जहां आजादी से पहले जनेऊ आंदोलन हुआ था, जिसमें यादवों और दूसरी कई पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनना शुरू, और ये वही बिहार है जहां जेपी आंदोलन के वक्त संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया और पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों ने जनेऊ तोड़े। जेपी आंदोलन से 2 नौजवान नेता निकले, लालू प्रसाद यादव और नीतीश। 30 साल से बिहार की राजनीति इनके इर्द गिर्द। पहले 15 साल लालू और उनकी पत्नी राबड़ी का राज रहा, और उसके बाद पिछले 15 साल से न्याय के साथ विकास की बात कही है प्रारंभ से, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल किया गया। कितना काम किया गया महिलाओं के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए। 2020 का ये चुनाव बताएगा कि नीतीश का तीर निशाने पर लगेगा या लालू की लालटेन जलेगी। लालू सामाजिक न्याय के मसीहा बने फिरते थे, तो नीतीश और बीजेपी आज भी लालू राज को जंगल राज बताकर अपने लिए वोट मांगते हैं। और मैं तो ईश्वर से मनाता हूँ रोज की, हे भगवान लालू जी को बेल मिल जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि वो जितना घूमेंगे बाहर उतना ही हमको 2005 के पहले का बिहार का याद कराने की आवश्यकता है। विकास और बदलाव के चाहे जितने दावे किए जाएं, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति जाति की धुरी पर ही घूमती है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जो भूमिहर जाति से थे, और उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत जाति से। तभी से भूमिहरों राजपूतों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। लोहिया और जयप्रकाश के कांग्रेस विरोधी तेवर के अंजाम तक पहुंचने तक कांग्रेस की पकड़ कमोबेश हर जाति पर थी, लेकिन 1977 के बाद पिछड़ी जातियां कांग्रेस से छिटकती चली गईं। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़े दलित और मुसलमान लालू के साथ हो लिए। सवर्णों में राजपूत और भूमिहर कांग्रेस से पहले छिटके और जनता पार्टी के साथ आ गए, और फिर जनता दल में। जब लालू को उनके ही साथी नीतीश कुमार ने चुनौती दी, तो उन्होंने पिछड़ी जातियों में गैर यादव वोटों को लामबंद करना शुरू कर दिया। ओबीसी के अंदर ही अति पिछड़ी 22% जातियों को मजबूत करने का वादा करके नीतीश ने अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ली। उसी तरह नीतीश ने दलितों में महादलित बनाकर एक नया वोट बैंक तैयार किया। इसके तहत ही रविदास जैसी दलित जाति को नीतीश ने महादलित की श्रेणी में डाला, जो पहले लालू के साथ होते थे। नीतीश की नई सोशल इंजीनियरिंग और बीजेपी के साथ ने बिहार में लालू के पैर उखाड़ दिए। 2005 के बाद लालू को 2015 में सत्ता की सांसें तब मिली जब नीतीश से हाथ मिलाया। डीएनए में गड़बड़ी की बात कही है। अब बिहार भर से लोग
डीएनए की जांच कराने के लिए अपना सैंपल भेज रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि जो बिहारियों का डीएनए है वही मेरा भी डीएनए है। कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ खेत से लेकर खलिहान तक भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, और हम लोग अपील करते हैं सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से कि सर चोट सोनार का, एक चोट मारेंगे हम लोग लोहार का। बिहार में वोट का ध्रुवीकरण कभी धर्म के नाम पर नहीं हुआ, जाति के नाम पर जरूर वोट के समीकरण बनते रहे और उसका फायदा घाटा भी सियासी दलों को होता रहा। पहले विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा में कुल 61 यादव उम्मीदवार जीते थे, जिनकी आबादी 15% है। 19 विधायक कोयरी जाति से जीते थे, जिनकी आबादी करीब 8% है। 16 विधायक कुर्मी जाति से जीते थे, जिनकी आबादी 4% है और जिस जाति से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। मुसलमानों ने 24 सीटें जीती थी, लेकिन उनकी आबादी करीब 17% है। वोट बैंक का यह रसायन बिहार की चुनावी प्रयोगशाला में बहुत काम आता है। लालू और नीतीश अपने राजनीतिक सफर में दोस्त से दुश्मन बने, फिर दुश्मन से दोस्त और फिर दोस्त से दुश्मन। इस बीच बिहार के चुनावी खेल में कई खिलाड़ी आए, लेकिन अपने अपने खेमे के कप्तान तो यही दोनों रहे। आज तक ब्यूरो। एक तरफ कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया हो रहा है तो दूसरी तरफ उनका सवाल बिहार के चुनाव में उछाला जा रहा है। इन सब के बीच जम्मू और कश्मीर के नेता अनुच्छेद 370 से मुक्त हो ही नहीं पा रहे। पहले फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोही वाली बात कर दी और अब जेल से बाहर निकलते ही महबूबा मुफ्ती लोगों को भड़काने में लग गई। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार का खर्च पनाह ले लेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। जिस कश्मीर को बिहार की चुनावी राजनीति में घसीट लाया गया, वहां की सियासत 14 महीने बाद भी संविधान के अनुच्छेद 370 पर अटकी हुई है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का विभाजन हुआ और वहां से अनुच्छेद 370 हटाया गया। इसके बाद से ही वहां के तमाम बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए ताकि माहौल ना बदले। मंगलवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती रिहा हुई, लेकिन उनकी फितरत अनुच्छेद 370 में कैद है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। 5 अगस्त कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। महबूबा से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी बिफरे थे, इस कदर कि देशद्रोही बयान दे दिया। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। अब महबूबा हो या फारूक, ये इतिहास को पुराने ढर्रे पर लाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर ने तय किया है कि वो अपना नया भविष्य लिखेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जो मीटिंग हुई है, जिसमें गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की है। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है, ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। कश्मीर को आतंक मुक्त करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था। कश्मीर में आतंक की बंदूकें थमने लगी, लेकिन बिहार में वोट के लिए कश्मीर में आतंक का मुद्दा उछाला जाने लगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।